नमस्कार मित्रों, मैं बी के नायक पुनः आज आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूं साक्षात्कार पर चर्चा के लिए। जैसे कि आपको पता है और आप में से जो सफल अभ्यर्थी हैं 2019 के पीएससी मुख्य परीक्षा में, वो साक्षात्कार में शामिल हो रहे हैं। तो हम साक्षात्कार में जो चीज़ें ध्यान में रखनी हैं और साक्षात्कार में हम कैसा अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। मित्रों, आपको पता है कि राज्य सेवा परीक्षा में 3 स्तर होते हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, है ना। तो जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो एक स्क्रूटनी होती है जिसमें बेसिकली आपके नॉलेज का एग्ज़ाम होता है। फैक्चुअल किस्म के होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिसमें वीडिंग टेस्ट है, ये फिल्टर करके उसमें जो उत्तीर्ण होते हैं वो मुख्य परीक्षा में शामिल होते हैं। और मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, इन दोनों के मार्क्स से आपका इंटरव्यू मतलब आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है और आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको पोस्ट मिलता है ना। तो मेंस में आप अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं और आप साक्षात्कार की प्रक्रिया में शामिल हैं। और साक्षात्कार में देखिए, मेंस में क्या करते हैं आपका नॉलेज का टेस्ट फिल्म से हुआ, मेंस में आपने उसको एनालिटिकल तरीके से प्रस्तुत किया, एक डिस्क्रिप्शन दिया आपने, विश्लेषणात्मक तरीके से जो सब्जेक्ट हैं, जो मुख्य परीक्षा के विषय हैं, उसमें आपने अपने बेस्ट दिया है और साक्षात्कार के स्टेज में पहुंचे हुए हैं। फिर साक्षात्कार की प्रक्रिया में क्या होता है? साक्षात्कार की प्रक्रिया में 2 चीज़ होती है। एक तो आपका पर्सनालिटी का टेस्ट, ठीक है। तो पर्सनालिटी में भी 2 बातें हैं। पर्सनालिटी में सबसे पहला बात है, सबसे पहला जब आप खड़े होते हैं, किसी के सामने उपस्थित होते हैं, तो आपका किस चीज़ पर किसी का नज़र जाएगा? अपीयरेंस पर, है ना। तो साक्षात्कार का पहला भाग है आपका अपीयरेंस। दूसरा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन किस चीज़ का? आपने प्री में एक नॉलेज एक्वायर कर लिया है, मेंस में आप उसको परफॉर्म कर चुके हैं, ठीक है। तो उसी नॉलेज का, उसी फैक्ट का आपको क्या करना है? प्रेजेंटेशन करना है ना। तो आपकी दावेदारी क्या है? आप भविष्य के प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं। तो प्रशासनिक अधिकारी के एक सर्टन ट्रेट्स होते हैं, कुछ गुण होते हैं, कुछ मूलभूत क्वालिटी होती है, जिसमें आपकी प्रस्तुतिकरण का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है ना। आप निश्चित ही प्री और मेंस पास किए हैं तो मतलब आप उस लेवल में तो आ चुके हैं कि प्रशासनिक अधिकारी बनने की क्षमता अर्जित कर चुके हैं। तो उसी क्षमताओं को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको साक्षात्कार बोर्ड में प्रस्तुतिकरण करना है। तो जैसे कि मैंने बताया, इसका पहला पार्ट है अपीयरेंस, सेकंड पार्ट है नॉलेज का प्रेजेंटेशन, है ना। तो अपीयरेंस पर पहले बात करते हैं। अपीयरेंस मीन्स क्या है? आप सूट बूट में जाएंगे, आप एकदम भड़कीले चिकने कपड़े पहनेंगे, आप स्पोर्टी ड्रेस पहनेंगे, है ना, ये अपीयरेंस है, ठीक है। अपीयरेंस मतलब यहाँ प्रशासनिक अधिकारी बनने की जो अपीयरेंस है उसमें ये नहीं आता है। एक सादगी होना चाहिए, एक स्वच्छता होना चाहिए, है ना। आप क्लीन से हो रहिए, है ना। एक महंगे ड्रेस होना नहीं, उसमें साफ़ सुथरा हो, है ना, प्रेजेंटेशन अच्छा हो, उसमें फिटेड हो आपके ड्रेसेस, जूते पॉलिश किए हों, है ना। आप इंटरव्यू के दिन एक फंकी ड्रेस और स्पोर्टी शूज़ ऐसा नहीं पहन सकते। एक सिंप्लिसिटी प्रशासनिक अधिकारी का एक पहला गुण होता है, सिंप्लिसिटी, है ना। तो अपीयरेंस में इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मीन्स आपको एक सरल तरीके से प्रस्तुत करना है। सरल तरीके से क्यों प्रस्तुत करना है? जब आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, साधारण जनता के बीच में आपको इंटरेक्ट होना है, तो आपको देख के या आपके अपीयरेंस से किसी को एक हेसिटेशन या एक दुराव या ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि हम इनसे बात नहीं कर सकते, इनके नज़दीक नहीं जा सकते, ये तो बहुत बड़े आदमी हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? आपका व्यक्तित्व तो प्लीजेंट होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, है ना। तो एक विनम्रता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बहुत बेसिक ऊपर की क्वालिटी हो गई, ठीक है। मैं कह रहा था कि जो अपीयरेंस है, ड्रेसिंग सेंस है ना, उसमें अगर आप कुछ चीज़ का ध्यान रखते हैं तो ये तो बेस्ट है। मेरा मतलब है कि अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो निश्चित ही इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हो सकता है इतनी चीज़ों को आप अप टू डेट रहें तो उसमें कोई प्लस मार्क ना हो, लेकिन इन चीज़ों के ना होने से इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़रूर से ज़रूर हो सकता है। इसलिए पहला चीज़ तो हो गया
फिर दूसरी चीज़ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में अब कहाँ से शुरू करते हैं आप? सबसे पहले तो आप बोर्ड रूम में एंटर करते हैं, है ना। तो बोर्ड रूम में एंटर करते हैं तो बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो उससे आपका प्रभाव अधिक से अधिक अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले बोर्ड रूम में जब एंटर करते हैं तो आप जो बोर्ड के चेयरमैन हैं और मेंबर हैं उनको परमिशन मांगते हैं, है ना, कि आप परमिशन मांगेंगे रूम के अंदर आने की। फिर सभी को अभिवादन करेंगे, ठीक है। अभिवादन करने के बाद आप जो चेयर है उसके नज़दीक जाएंगे और ये बोर्ड मेंबर पर आपको हो सकता है कोई उसमें से आपको हाथ मिलाना चाहे तो आप हाथ मिलाइए, ठीक है। अब हाथ मिलाने की ऐसा कोई, अभी तो कोरोना काल है, लेकिन एक सिंपल सी बात, तो आप कोई लूज हैंड ऐसा नहीं मिलाएंगे, पूरे मतलब एक आत्मविश्वास के साथ, ठीक है। अभिवादन करें, फिर आप परमिशन मांगेंगे, फिर जब चेयरमैन या मतलब बोर्ड सदस्य आपको बैठने को बोलेंगे तो आप कुर्सी में आराम से बैठ जाइए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि एक पैर के ऊपर एक रख दीजिए, आराम से सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपका रीढ़ की हड्डी तना हुआ और चेहरा सीधे सामना रहेगा आपके बोर्ड मेंबर और चेयरमैन के। आप उनको बैठने के बाद धन्यवाद करिए, ठीक है। फिर सारे पूरे जो उत्तर देंगे आप पूरे बोर्ड में, है ना, उसमें क्या क्या करेंगे, ठीक है, वो बताते हैं, लेकिन क्या नहीं करेंगे। पहली बात, जब आप बैठते हैं, देखिए इंटरव्यू का जो पूरा परीक्षा है उसमें दो चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहला आत्मविश्वास और दूसरा शिष्टता, विनम्रता, है ना। तो आत्मविश्वास आपका झलकेगा कैसे? आप जब चेयर में बैठते हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप चेयर में इस तरह सिकुड़ के बैठ जा रहे हैं या एकदम से डरे हुए हैं, है ना। और दूसरा चीज़, जैसे कि आप बार बार होंठ को मुंह में घुमा रहे हैं, जीभ को होंठ में घुमा रहे हैं, है ना, या बार बार नीचे झुक के आपका नाखून देख रहे हैं, या हाथ में बंधी हुई घड़ी को आप बार बार देख रहे हैं, तो ये क्या साबित करेगा? ये आपके आत्मविश्वास में कमी साबित करेगा, है ना। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। और जब आप देते हैं किसी भी प्रश्न का तो बहुत ही आत्मविश्वास से जवाब दीजिए, सीधे तर्कों से जवाब दीजिए, है ना। तर्क और विचार में स्पष्टता रखिए, किसी भी जवाब को घुमा फिरा के देने की कोशिश मत करिए। आपके जवाब में स्पष्टता होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए, है ना, और फैक्ट होना चाहिए और लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। और किसी भी प्रश्न में घुमाने की या लंबे चौड़े से उत्तर देने की कोशिश मत करिए। आपको प्रश्न पूछा जाता है, आप फुल सेंटेंस में उत्तर दीजिए। बचते हैं जैसे आपका नाम क्या है, आप बोलेंगे मोहन, ऐसा नहीं, सर मेरा नाम मोहन है। आप कहाँ के निवासी हैं? सर मैं जांजगीर चांपा जिला के इस स्थान का निवासी हूँ। मतलब फुल सेंटेंस में आपको जवाब देना है, ठीक है। तो ये तो हो गया जवाब देने की शैली की, और जो चीज़ें नहीं करना है वो भी बता दिया। देखिए, मैं अभी आपको बोला कि इंटरव्यू में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है आत्मविश्वास। तो ये आत्मविश्वास आएगा कहाँ से? आत्मविश्वास क्या चीज़ है ना। तो आत्मविश्वास क्या चीज़ है? देखिए, आप प्री का एग्ज़ाम दिए हैं, आप मेंस के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं, है ना। तो सर्टन लेवल का नॉलेज, सर्टन लेवल का जो प्रेजेंटेशन आप कर चुके हैं और साक्षात्कार में आए हैं, मतलब उस प्रशासनिक क्षमता को जो आप अर्जित करना चाहते हैं, एक मिनिमम योग्यता हासिल कर चुके हैं। तो फिर आपको किस बात का डर है? जो आपने पढ़ा है, जो आप कर चुके हैं, वही तो आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो पहली बात तो आप आत्मविश्वास अर्जित करिए कि जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो मुझे आएगा, वो मुझे आएगा, ठीक है। ठीक, मैं अभी थोड़ी देर में एक स्लाइड दिखाऊंगा। तो ये कह रहा था कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए, प्रश्न आपके बायोडाटा से पूछे जाते हैं, है ना। बायोडाटा में आपका नाम, पता, जन्म तिथि से लेकर कहाँ से क्या पढ़ाई की है, क्या मेरिट है, कौन कौन सब्जेक्ट है, तो वो तो आपके अपने ज़िंदगी का पार्ट है, आपने उसमें गुजरा हुआ है, तो उसके बारे में तो निश्चित ही आपको जवाब देने में आसानी होगी। तो ये पहला हो गया। दूसरा, जो आपने अभी प्री और मेंस में पूछा है, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक हैं वो आते हैं, उनसे कोई चीज़ प्रश्न पूछ सकता है। तो आपने प्री दिया है, मेंस क्वालिफाई हुए हैं, तो निश्चित ही उसका भी उत्तर देने में सक्षम होंगे। तीसरी चीज़ होती है कनकरंट चीज़ें। तो जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं तो आसपास के वातावरण में जो घटित हो रहा है, जो समसामयिक चीज़ें हैं, उस पर एक विचार बनाते चलते हैं आप,
आपको शुरू से सिखाया जाता है तैयारी की स्टेज में ही, तो उन प्रश्नों को भी आप जवाब देने में सक्षम हो पाएंगे। फिर चौथी चीज़ होती है राज्य की योजनाएं या केंद्र की योजनाएं, है ना, मतलब सरकार की योजनाएं। तो उन योजनाओं के बारे में, इस पर मैं थोड़ा सा और विस्तृत में बात करूंगा। तो उन योजनाओं के बारे में भी आप अपना नज़रिया रखते हैं और उसके बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो आप तैयारी करेंगे। फिर एक चीज़ होती है लास्ट, जो किसी भी सिचुएशन पर, किसी भी घटना पर या किसी भी परिस्थिति पर, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो गई, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि दंगे हो गए, ऐसी स्थितियां होती हैं, तो आप फला या फला पद में एसडीएम है ना, डीएसपी हैं, एसपी हैं, मतलब सिविल के लिए एसपी का पद होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने पद अनुरूप किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करेंगे। तो देखिए, ऐसे जो भी प्रश्न होते हैं वो सामान्य कॉमन सेंस के होते हैं। जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर संविधान की एक सीमा होती है जिसके भीतर में दायरे में आपको उन प्रश्नों को हल करना होता है, उन सिचुएशन का जवाब देना होता है। जब एक कॉमन सेंस लगाएंगे तो इन प्रश्नों का जवाब ज़रूर से दे पाएंगे। तो जो इंटरव्यू का रेंज है वो निश्चित आपकी पकड़ में होता है। तो इसमें आप एक आत्मविश्वास के साथ, एक कॉमन सेंस के साथ, अपने पढ़े हुए ट्रेड को उपयोग करेंगे, एक सामान्य बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे, तो इंटरव्यू में प्रश्न का जवाब देना आसान हो जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा और एलाबोरेट करते हुए आपको बताता हूँ कि समसामयिक के कुछ मुद्दों पर और बायोडाटा पर और योजनाओं पर इस तरह से जो चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ा सा हम इस पर आगे विस्तृत थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो मैं अभी चर्चा कर रहा था कि कौन कौन से मुद्दे हैं, विषय हैं जहाँ से आपके साक्षात्कार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं बता रहा था आपको, चर्चा कर रहे थे हम लोग कि बायोडाटा। तो बायोडाटा में आप जब फॉर्म भरते हैं, है ना, तो 2 पेज का इसमें एनेक्सर होता है, ठीक है, जो अभी अपीयर हो रहा है आपकी स्क्रीन में। तो ये एनेक्सर आप 2 पेज का फॉर्म भरते हैं जिसमें आपका नाम, पता, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड, है ना, और क्या बोलते हैं कि आपने कोई पूर्व में पद धारण किए हैं, इससे संबंधित कोई अनुभव है या कोई विशिष्टता है आपके कहीं पर। तो ये जो 2 पेज है, आप पूरे इंटरव्यू में जो एक फॉर्मेट रहता है ना, फॉर्म भरते हैं और उसमें सर्टिफिकेट अटैच भी करते हैं, वो सारी कॉपी तो चेयरमैन के टेबल में रहती है, लेकिन अदर मेंबर्स जो होते हैं उनके चेयर में यही 2 पेज रहता है जिसमें आपके सब बायोडाटा की बेसिक जानकारी, है ना, नाम, पता, बायोडाटा, है ना, पिता का नाम और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, इस तरह जो दोनों फॉर्मेट में आप देख रहे हैं। तो आप समझ लीजिए इंटरव्यूअर जो बोर्ड मेंबर हैं, तो आपके बायोडाटा की इतनी जानकारी उनके टेबल के सामने रहती है। तो ऑब्वियस सी सबसे पहला रेंज आपका प्रश्न होता है वो आपका बायोडाटा का, और ये बायोडाटा से ये जो संबंधित जानकारियां हैं वो पूछी जाती हैं। फिर मैं कह रहा था दूसरा एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है योजना का। योजनाओं के बारे में मीडिया में आप जब देखेंगे तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हों, स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं हों, योजनाओं के प्रति मीडिया का जो नज़रिया होता है वो थोड़ा सा आलोचनात्मक होता है ना, कि ये योजनाएं के अच्छे कारण नहीं हो रहा है, ये ऐसा है, इसमें ये कमियां हैं, इसमें ऐसी चीज़ें हैं, है ना, ये हवाई योजना है। लेकिन मित्रों, मैं ये कह रहा हूँ कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट चाहे जो भी सरकारें हों, है ना, जो योजनाएं होती हैं सरकार की, वो सरकार का फेस होता है, वो सरकार का इमेज होता है, वही सरकार की कई सारी योजनाओं का नाम ही आप सुने होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के फ्लैगशिप योजनाएं जिनको कहा जाता है। तो योजनाएं, सभी योजनाएं, है ना, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उसी के माध्यम से ही तो सरकार जो उनकी सामाजिक क्रिया, सामाजिक लायबिलिटीज़ है, जनता के प्रति जो उनके उत्तरदायित्व है उसको पूरा करने की कोशिश करती है। और योजनाओं के प्रति आपको नज़रिया क्रिटिकल नहीं होना है। क्यों? देखिए, योजनाएं बनाती हैं सरकार के उच्च स्तर पर, योजनाओं का निर्माण होता है, और योजनाओं का क्रियान्वयन कहाँ पर होता है? आपके स्तर पर होता है। आप प्रशासनिक अधिकारी हैं तो प्रशासनिक अधिकारी इन योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। तो उन क्रियान्वयन के लिए आपको उसकी विशिष्टताओं को जानना पड़ेगा, ठीक है। उसमें अगर कहीं मुश्किल हो रहा है, कोई कमी हो रही है या कुछ परेशानी है, तो आपको उसका आलोचनात्मक नहीं, उसका समाधानात्मक उपाय निकालना है कि उसको ग्राउंड लेवल में अगर इम्प्लीमेंट करने में कोई परेशानी हो रही है तो उसको
किस तरह बेहतर कर पाएंगे, उसका क्या मोड हो सकता है, उसमें जनता को कैसे इन्वॉल्व करेंगे, बेनिफिशरी लेवल तक उसको कैसे पहुंचाना है। तो जो ज़मीनी अमला है उसके साथ जुड़कर, आप भी ज़मीनी अमला का पार्ट होते हैं, तो आपका जवाब देने का नज़रिया, अगर किसी योजनाओं के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है तो समाधानात्मक होना चाहिए। उसके मुश्किल का कोई है भी तो उस मुश्किल का समाधान कैसे किया जा सकता है ये आपके जवाब में आना चाहिए। तो योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्वेश्चन के लिए और आपके जवाब के नज़रिए के लिए भी, है ना। तो ये दो चीज़ हो गई, बायोडाटा का और प्लानिंग का। फिर मैं कुछ मुद्दे हमने ये सामने रखा है, इसको आप स्लाइड में देख लीजिए। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरव्यू की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो समसामयिक मुद्दे भी हैं और राज्य के स्थायी मुद्दे भी होते हैं, है ना। जैसे कि राज्य सरकार की योजनाएं, जैसे भी मैंने बात किया, किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, है ना, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर न्याय योजना, है ना। इसी तरह से अभी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की जनगणना की बात हो रही है ना। उससे संबंधित वेबसाइट और ऐप डेवलप किया गया है, तो जिसमें आपका जनगणना का प्रस्ताव है। तो छत्तीसगढ़ में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट्स 2022 होने वाला है, तो उसमें निवेश की क्या संभावनाएं बनेंगी, राज्य सरकार का उसमें क्या प्रयास है, उससे क्या निकल के आएगा, है ना, ये पूछ सकता है। अभी 27 जनवरी 22 से 1 फरवरी 22 तक रायपुर में ये आयोजित किया जाना है, जिसका थीम है इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़, है ना। ये ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य, अभी कोरोना के कारण पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य की ढांचागत परेशानियां और उसकी कमियां या उसकी सक्षमता कितनी है, उसमें क्या सुधार हो सकते हैं, ये सारे मुद्दे सामने आए हैं। और सामान्य रूप से कुपोषण और बच्चों के जो ग्रोथ है उससे संबंधित चीज़ें भी रहती हैं, महिलाओं के पोषण से संबंधित बात होती है, उन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे आंकड़ों के हिसाब से और योजनाओं के हिसाब से भी, है ना। शिक्षा के क्षेत्र में कोरोना काल में जो चुनौतियां उभर कर आई हैं, है ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षा में ऑनलाइन प्रयास किया गया, लेकिन सभी जगह टेक्नोलॉजी या कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम के साथ मोहल्ला क्लासेस या बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन जो टीचर और स्टूडेंट की जो कनेक्टिविटी होती है वो मिसिंग हुई है, तो बहुत सारी परेशानियां पैदा हुई हैं। तो उससे संबंधित प्रश्न या उससे संबंधित मुद्दे, ठीक है। एक अभी आयोजन किया गया था उत्तरी अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा का, है ना। तो वार्षिक ग्लोबल कम्युनिटी अवार्ड समारोह में इसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था नाचा को। एक सिंपल फैक्ट है ना। फिर धर्मांतरण का मुद्दा भी अभी बहुत चर्चा में आया, तो उसके भी क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं। आप जानते हैं कि फोर्सफुली धर्मांतरण नहीं किया जा सकता है, ठीक है, शिक्षा से होता है तो होता है, लेकिन इससे संबंधित जो भी मुद्दे हैं तथ्यात्मक रूप से उसको आपकी जानकारी होना चाहिए, ठीक है। इसमें किसी भी तरीके से बायसनेस नहीं होना चाहिए, उसमें आपका संविधान के प्रावधान और फोर्सफुलीनेस और उसके जो आयाम है उसको आपको ध्यान में रखना है, जो संविधान और उसके प्रोविज़न की सीमा है, आपके जवाब में ये सब चीज़ आना चाहिए, है ना। एमएसपी पर धान खरीदे जाते हैं, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। धान खरीदते हैं तो कई बार उसमें भी कुछ समस्याएं आ जाती हैं कि उसकी प्रोक्योर के बाद मेंटेनेंस की, उसको अच्छे से संरक्षण करके रखने की, तो वो आप कैसे अधिक से अधिक अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, क्या उपाय हो सकते हैं कि उसको खरीदे गए धान सुरक्षित तरीके से रखे जाएं, है ना। इसी तरह कोरोना संकट में छत्तीसगढ़ ने कैसे निपटा उसमें, है ना। हमारा राज्य कोरोना संकट के बाद भी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ज़्यादा प्रभावित तो हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ है। ये तो फिर एक ऑल इंडिया का एक प्रॉब्लम था जिसमें आपकी यह हमारी किसी का भी बस नहीं था, तो उसमें जो भी चीज़ें उभर कर आई इकोनॉमी वाइज वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक छत्तीसगढ़ की एक स्थायी समस्या है नक्सल की, तो उसके कारण में और उसके मूल में, जड़ों में कहाँ पर समस्या है, कैसे उसका समाधान किया जा सकता है, तो ये छत्तीसगढ़ के कुछ मुद्दे हैं जिस पर बात हो सकती है। इसी तरह आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वें वर्ष में इस साल मनाया जा रहा है। सूखे की संभावना कुछ जरम दिख रहा है। पैरा ओलंपिक खेलों में देश का पूरा प्रदर्शन रहा है, वो मतलब हमारे पारंपरिक तरीके से पैरा ओलंपिक में तो काफ़ी अच्छा रहा है ना, तो उसमें और आगे कैसे जा सकते हैं, इस तरह से मुद्दे, है ना। सुजलम अभियान 100 दिवसीय कार्यक्रम 25 अगस्त से शुरू हुआ है। इसी तरह प्रथम तिमाही अभी जो 2021-22 में जीडीपी में अच्छी वृद्धि दर्ज की 20.1% की, जो कोरोना काल से
देश की अर्थव्यवस्था के उभरने का संकेत है ना। इसी तरह खाद्यान्न का जो उत्पादन है चतुर्थ अग्रिम अनुपात 2020-21 का, वो भी 308.65 मिलियन टन रहने का अनुमान हुआ है। तो ये कुछ फैक्ट हैं। ठीक है, केंद्र की विभिन्न योजनाओं, जैसे मैंने पहले ही कहा कि केंद्र और राज्य की योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, तो केंद्रीय योजनाओं की भी जानकारी आपकी होनी चाहिए, है ना। उसका अंततः इम्प्लीमेंटेशन तो राज्य के स्तर पर ही होता है ना, तो आपके प्रीव्यू में ही होना चाहिए और आपके नज़र के सामने ही होता है वो, या इस तरह से कहें कि आप खुद उसमें भागीदार भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी चर्चा चली रही है कि कोरोना एक और दूसरी लहर की जो भयावहता को हमने देखा है, तो तीसरी लहर कब आएगी, किस तरह आएगी, कोई नहीं कह सकता है ना। तो एक जनता के सजगता के स्तर पर, एक सरकार की तैयारी के स्तर पर, एक स्वास्थ्य के मानकों के स्तर पर, सभी स्तर पर हमको क्या तैयारी करके रखना है, किस तरह से किया जा सकता है, क्या कमियां दोनों स्तर में, एक और दो में रही, अगर ऐसा कुछ तीसरा लहर हो जाता है तो क्या उपाय हो सकते हैं। तो ये केंद्र राज्य स्तर से लेकर आम आदमी के स्तर पर भी सजगता और प्रिपरेशन की बात है ना। तो फिर महंगाई हमेशा एक मुद्दा रहता है ना। पेट्रोल डीजल के दाम से लेकर अन्य घरेलू उपयोग के चीज़ों पर, तो महंगाई को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है आम आदमी के जनजीवन पर। ठीक है, तो एक मुद्दा हो गया। जम्मू कश्मीर, भारत सरकार ने जब से उसमें विकास के नए प्रयास किए हैं, आर्टिकल 370 को भी समाप्त किया है, वहाँ चुनाव कराने के प्रयास हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें है ना। उत्तर पूर्वी भारत में भी विकास की बात है। सेंट्रल स्तर पर प्रधानमंत्री हमेशा हमारे माननीय नरेंद्र मोदी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, ये दोनों ही एक प्रोग्राम रखते हैं मन की बात, और स्थानीय स्तर पर लोकवाणी, तो ये भी जनता से जुड़ने, कनेक्टिविटी की बात है। कनेक्टिविटी का प्रयास करते हैं और जनता के मुद्दों को प्रस्तुत करते हैं, तो इस पर भी आप अपना नज़रिया रखेंगे। जीएसटी संग्रहण भी, जैसे छत्तीसगढ़ में जीएसटी का संग्रहण एक रिकॉर्ड हुआ है, जैसे अगस्त में 1.12 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का। ठीक है, तो ये नेशनल लेवल के कुछ मुद्दे हो गए। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आतंकवाद और तालिबान को आप देख ही रहे हैं कि तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया है, तो उसका एक वैश्विक प्रभाव हो रहा है। भारत की नीति अफगानिस्तान के मित्र देश की रही है, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में हमारे सामने एक संकट की स्थिति है कि तालिबान के प्रति हमारा जो नज़रिया है या हमारा जुड़ाव है वो कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे जो नेशनल पॉलिसी इस दिशा में क्रिएट हो रही है। ठीक है, इस तरह से वैश्विक रूप से अमेरिका है, चीन है, पाकिस्तान है, तो इनका नज़रिया अफगानिस्तान के प्रति क्या है ना। इसी तरह श्रीलंका में खाद्य आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अब अभी मैं इसको चर्चा में लाऊंगा कि भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता मिला था 2 अगस्त से 31 अगस्त तक, है ना। तो उसमें हमने काफ़ी अच्छे तरीके से मुद्दों को डील करने की कोशिश की थी। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण हमेशा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। ब्रिटेन में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया जा रहा है, तो अभी आज के ही ये समाचार में आया है कि भारत मतलब छत्तीसगढ़ में भी इलेक्ट्रिक वाहन जो होंगे उस पर हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे सब्सिडी या अन्य तरीके से, है ना, कि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट किया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ में भी ये बात आई है। इसी तरह रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 ओलंपिक खेलों में भारत का पदक तो देखिए इंडिविजुअल स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं जीतते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे देश की तुलना करें तो हम लोग खेल की क्षमता में काफ़ी पीछे रहते हैं। तो इसका क्या कारण है, क्या प्रयास हो सकते हैं। आखिर हमारे खेल की एक इंस्टिंक्ट होती है ना, वो कहाँ पर कमी है ना। तो एक इतने बड़े राष्ट्र के रूप में खेल में हम कैसे आगे आने चाहिए, ये ज़रूर हमारे लिए सोचने का चिंतनीय मुद्दा है। और वैश्विक कोरोना संकट छत्तीसगढ़ में हो या राज्य हो या विश्व स्तर पर हो, एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा तो हमेशा बनता है। तो ये स्लाइड में कुछ मुद्दे ज़रूर हमने रखे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट साक्षात्कार की दृष्टि से हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं सिंपल 2-4 चर्चा आपको बताऊंगा जो आज के समाचार पत्र में हैं। तो समाचार पत्रों के कैसे प्रश्न मतलब कैसे मुद्दे आपके इंटरव्यू के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, है ना। ये एक दिन का नहीं, मतलब किसी भी दिन के समाचार पत्र में मुद्दे हो सकते हैं। और उसमें महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हो सकते हैं, देखिए इंटरव्यू के दिन जाएंगे तो जो उस समय का समसामयिक होता है वो हमेशा महत्वपूर्ण होता है। आज ही का एक कट है, सरकार की योजनाएं हैं मिलेट मिशन का,
है ना। मिलेट मिशन क्या है, मिलेट क्या है, मिलेट ये एक मोटा अनाज है ना, रागी कोदो कुटकी जैसा एक मोटा अनाज होता है। तो उसके लिए राज्य ने एक मिलेट मिशन की घोषणा की है। उसमें राज्य के 14 जिलों का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद के साथ समझौता हुआ है। तो मिलेट का उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसमें ये कहा गया है कि मिलेट के उत्पादन को और ख़रीद से लेकर उसमें जो किसानों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, है ना। इस पर भी लघु धान्य उत्पादकों को न्याय योजना, राज्य सरकार का एक थीम वाक्य है न्याय, है ना। तो न्याय योजनाएं को, इस कोदो कुटकी पर भी न्याय योजनाएं लागू किया जा रहा है। कोदो कुटकी पर समर्थन मूल्य घोषित करने वाला देश का पहला राज्य हो गया है छत्तीसगढ़, और 3,000 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये भी एक क्या लघु धान्य पर भी न्याय योजना सरकार लाने जा रही है, तो एक महत्वपूर्ण हो जाता है। और भी क्या न्याय योजना है, जैसे कि मैंने अभी छत्तीसगढ़ की जो मुद्दे हैं उन पे मैंने कहा ही है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, गोधन न्याय योजना है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। देखिए इसमें हर एक शब्द का महत्वपूर्ण है। ग्रामीण भूमिहीन, शहरी भूमिहीन नहीं, है ना। जो भूमिहीन है वो ग्रामीण क्षेत्रों के, और उनको क्या कहा गया है, कृषि मजदूर, है ना। तो उनके लिए एक न्याय योजना प्रस्तावित की गई है। तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया हैं, क्या मानदेय प्रदान किया जाएगा और किनको उसका लाभ होगा। तो आर्थिक रूप से जो वीकर सेक्शन है, जिनके पास आय के कोई साधन नहीं है, उन पर भी सरकार की नज़र है और उस पर ध्यान देना चाहती है ना। जैसे अभी मैंने बताया, तो ये हमने कहा था कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल हब छत्तीसगढ़ को भी, जैसे हमने कहा था कि एक इंटरनेशनल मुद्दे के रूप में, तो पर्यावरण के अनुकूल हम लोग भी उसको अडॉप्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य को भी इलेक्ट्रिकल हब बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल हब बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें निर्माताओं को खरीद करने पर भी एक अनुदान दिए जाने का प्रस्ताव है ना। बच्चों को बटेगी गढ़बो नवा भविष्य पुस्तक, है ना। तो एक नया थीम छत्तीसगढ़ राज्य का है, आप जान रहे हैं, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। तो उसी हिसाब से स्कूली शिक्षा में इसको इंट्रोड्यूस करने का है। ठीक है, एक इंटरनेशनल मुद्दा चर्चा में है। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, है ना, तो उनकी मुलाकात तय हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी की अमेरिका यात्रा प्रस्तावित है। आप जानते हैं कि हर एक 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को अंतिम सत्र में संबोधन करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, है ना। अंतिम सप्ताह के जो सत्र होते हैं उसमें, तो उसी सिलसिले में अमेरिका यात्रा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। तो उस संयुक्त राष्ट्र सभा के सम्मेलन के संबोधन के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति श्री जो बाइडन से उनका मुलाकात है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के बनने के बाद ये उनका प्रथम मुलाकात है। तो ये सबके नज़र बनी हुई है अफ़गानिस्तान के नज़रिए से, और भारत अमेरिका दो बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। तो उस नज़रिए से भी हमारे बहुत ही पुराने और पारंपरिक संबंध रहे हैं, और कुछ वर्षों से भारत अमेरिका के संबंध बहुत ही मित्रतापूर्ण, सौहार्दपूर्ण और स्ट्रेटजिक क्षेत्रों में सहयोगपूर्ण रहा है। तो इसलिए ये मुलाकात भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो सम्मेलन है वो भी एक वैश्विक शांति, वैश्विक मुद्दों पर वहाँ डील करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। भारत काफ़ी समय से प्रयास कर रहा है कि वहाँ के जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य 5 जो हैं उस क्लब में शामिल हो, है ना। तो बहुत समय में कई सारे देशों का समर्थन मिलता है, लेकिन चीन जो स्थायी सदस्य है वहाँ से हमको समर्थन नहीं मिल पाता है। तो वो मुद्दा एक हमेशा महत्वपूर्ण है। सुरक्षा परिषद में भारत जैसे बड़े देश के एक्सटेंशन होना ही चाहिए, और वहाँ पर हमारी भूमिका का विस्तार होना ही चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र की जब सम्मेलन होता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उसको संबोधित करते हैं, और ये पूरे विश्व में बहुत ही गंभीरतापूर्वक, बहुत ही ध्यान से हमारे देश के नज़रिए को सुना जाता है। तो उस दृष्टि से भी ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। ये अभी वहाँ पर 2021 में 76वां सत्र का आयोजन किया गया है। ठीक है, अब देखिए, नवा रायपुर में एक वर्धा जैसे आश्रम बनाने की प्रस्ताव की गई है। वर्धा आश्रम कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है।
है ना, जो कि गांधी जी के कार्य क्षेत्र, गांधी जी ने वहाँ पर एक स्वदेशी, गांधी जी ने तो हमेशा स्वदेशी का ही काम किया था, तो उनका जो स्वदेशी का थीम था वहाँ पर वर्धा में आश्रम है, उसी थीम पर, उसी स्वदेशी के कॉन्सेप्ट को लेकर नया रायपुर में एक हम क्या बनाने जा रहे हैं, वर्धा जैसा आश्रम बनाने जा रहे हैं। तो इसका भी बहुत महत्वपूर्ण है। वर्धा सेवाग्राम की स्थापना 1936 में महात्मा गांधी जी ने और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी द्वारा किया गया था, है ना। तो इसका महत्व कैसे बढ़ जाता है, अब जैसे हमने पहले एक चर्चा किया था कि 2021 जो इस वर्ष का आज़ादी की 75वां वर्षगांठ है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन का भी 70वां वर्ष पूरा हो रहा है 2022 में। तो इस समय में एक हम स्वदेशी की थीम पर, महात्मा गांधी के विचारों पर एक वर्धा जैसा आश्रम बनाने का प्रस्ताव कर रहे हैं, तो जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आगे समय के लिए, स्वदेशी की थीम को आगे बढ़ाने के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, जो कि नेशनल स्तर पर और स्टेट स्तर दोनों पर ही ये थीम है, ये एक नज़रिया या एक नीति है पॉलिसी स्तर पर, है ना। ठीक है। और खेलों की दृष्टि से अगर हम देखें तो राजधानी में अब एक बैडमिंटन एकेडमी की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। और आपको पता है कि पूर्व में ही टाटा ट्रस्ट और ITM यूनिवर्सिटी के द्वारा एक बैडमिंटन अकादमी का एक उद्घाटन हुआ है, जहां पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू किया जा रहा है। तो जब एकेडमी बन जाएगी तो जो लोकल स्तर में हमारे प्रतिभा हैं, नए बच्चे हैं जो बैडमिंटन क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। ठीक है। तो खेल आज पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बल्कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बैडमिंटन अकादमी के खुलने से क्या होगा, खेल का एक वातावरण बनेगा। तो ये खेल केवल बैडमिंटन की बात नहीं है ना, अन्य क्षेत्रों में भी हम खेल पर प्रयास कर रहे हैं। तीरंदाजी में आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ आगे है, तो हम छत्तीसगढ़ को इस नज़र से डेवलप कर सकते हैं कि यहाँ पर खेल प्रतिभाएं कैसे उभार सकते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल की कमी नहीं है ना। बस्तर आदि क्षेत्रों में आप देखते हैं कि तीरंदाजी या अन्य खेलों में भी काफ़ी वहाँ से प्रतिभाएं निकलती हैं, हॉकी के क्षेत्र में। ठीक है। तो इन प्रतिभाओं को कैसे हम आगे ला सकते हैं, कैसे तराश सकते हैं, कैसे उनको स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल और ओलंपिक आदि खेलों में प्रोजेक्ट कर सकते हैं और बड़ी प्रतिभाएं विकसित कर राज्य और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। ठीक है। तो इस दृष्टि से ये घटनाएं या ये जो कदम हैं बहुत महत्वपूर्ण साबित हो जाता है। तो साक्षात्कार या अन्य दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। अभी चर्चा में आप देखे होंगे डेंगू संक्रमण की स्थिति, है ना। तो ये भी एक खतरनाक बीमारी होती है जो कि बरसात में हो जाता है। कहीं पर भी जल जमा होने पर, चाहे टायर में या पुराने बर्तनों में, है ना, प्लास्टिक की चीज़ों में, आर्टिकल्स में, कहीं पर भी पानी जमा होने से ये एडिस एजिप्टी प्रकार के मच्छर से पैदा होता है ना, उसके लार्वा बनने से, और तेज़ी से फैल जाता है। बच्चों में या बड़ों में भी ये बहुत परेशानी का कारण बनता है। ठीक है। और ये राजभवन में भी अभी नोटिस में आ गया। तो ये एक मतलब चिंतनीय बात है कि हम ऐसी चीज़ों को अवेयरनेस से, है ना, जल जमा नहीं करेंगे, और जो जमा चीज़ें हैं उसमें मिट्टी का तेल या कोई चिकनाई पदार्थ से उसको डालने से लार्वा ख़त्म हो जाते हैं, या साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे। स्वच्छता तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर, इससे तो आपके उत्तर के नज़रिए से, समसामयिक के नज़रिए से ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो मैंने तो आज के पेपर, समाचार पत्र से कुछ मुद्दों को सामने रखा था, जिससे कि आपको पता लग सके कि किस तरह के मुद्दे इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इस तरह दैनिक समाचार पत्रों में आपके आसपास के वातावरण में जो घटनाएं घटित हो रही हैं और जिसका स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, है ना, या आपके जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है ना, प्रशासन पर, आम आदमी के जीवन पर, वो सभी मुद्दे, है ना, आपको सोचना है कि कौन से मुद्दे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। तो ऐसे सभी मुद्दे जो आप आसपास घटित होते हैं साक्षात्कार की दृष्टि से और एक सजग नागरिक होने के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है ना।
एक सजग नागरिक को इन चीज़ों पर अपना एक नज़रिया बनाना ही चाहिए। तो पूरी चर्चा का सार ये है कि जो भी चीज़ें हैं आप आत्मविश्वास से, विनम्रता से, स्पष्टता से, है ना, ठोस तर्कों से प्रस्तुत करिए और जो भी आपका जवाब है संविधान के दायरे में, एक तर्क के दायरे में, है ना, और एक तर्क के फ्रेम में होना चाहिए। आप एक छोटी सी बात, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ऐसा विचार का पंप होता है, तो आप एक प्रशासनिक अधिकारी में मीडिया से, व्हाट्सएप से, है ना, या सोशल मीडिया से, या इस तरह जो चीज़ें हैं उससे आप कोई विचार, एक तरफा विचार नहीं बनाएंगे। जो आप तर्क से हो सकता है, जो विचारों से प्रमाणित हो, जो संविधान की सीमाओं से हो, उसी तरह से आप विचार बनाएंगे। जो एक प्रशासनिक अधिकारी का नज़रिया हो सकता है उस तरह से आप प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित ही सफलता पाएंगे। और मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि साक्षात्कार का जो स्टेज है बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुख्य परीक्षा में आप जो भी नंबर लाए हों, यहाँ पर प्रेजेंटेशन और आपके कम्युनिकेशन स्किल से उसमें जो लोअर नंबर है और जो अपर नंबर है उसका रेंज काफ़ी गैप हो जाता है। तो जब एक एक नंबर की प्रतिस्पर्धा है तो ये साक्षात्कार में एक एक नंबर ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो आपके व्यक्तित्व और प्रेजेंटेशन से इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपका इमेज बनता है, उसके आधार में आपको मार्किंग मिलती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। 2020 के भी परिणाम आने वाले हैं, उसका भी साक्षात्कार निकट भविष्य में आयोजित होगा। तो इस मेरे चर्चा का लाभ आपको मिलेगा ऐसा मुझे विश्वास है। आपको अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।